हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 26 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल कुछ प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास नीति को कब लागू किया गया था। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास नीति 2017 आई थी। ठीक है, 2017 की इस नीति को अप्रैल 2018 से लागू किया गया था, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से इस नीति को लागू किया गया था। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होता है उसको किसी भी राज्य के या देश के आर्थिक विकास इंजन के रूप में इसको जाना जाता है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को, ठीक है, ध्यान रखिए, 5 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी 5 अप्रैल 2016 को, और 1 अप्रैल 2018 को ये जो नीति है इसको लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अयोध्या योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरंभ की गई थी। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत अयोध्या योजना को लागू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, और ये झुग्गी बस्तियों के लिए थी। और इसमें ग्रामीण विकास के लिए संचालित गोकुल ग्राम विकल्प की तर्ज पर शहरी झुग्गी बस्तियों में अच्छी सड़कें, नालियां, बिजली, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2004 को 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न था, साथीदार अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो साथीदार अभियान जो है इसको प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2016 से, और इसको दापा प्रथा उन्मूलन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में झाबुआ जिले की जो भील भिलाला जनजाति है उसमें एक दापा प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार वधू मूल्य मतलब वर पक्ष से लिया जाता है। ठीक है, मतलब एक दहेज, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो उल्टा चलता है। दहेज में होता क्या है, एक्चुअल में दहेज में जो लड़की वाला होता है वो लड़के वाले को दहेज देता है। यहां पर उल्टा होता है, जिस घर में बहू जाती है उस घर से पैसा लिया जाता है। मतलब एक तरीके से खरीद फरोख्त वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रथा के उन्मूलन के लिए, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था अक्टूबर 2016 से। ठीक है, इसको अपने को ध्यान रखना है। अगला है, डाकू का बेटा किस साहित्यकार की रचना है। तो डाकू का बेटा जो है ये हरिकृष्ण देवसरे, ठीक है, इनकी रचना है डाकू का बेटा। इसके अलावा मील के पहले पत्थर, ध्यान रखिए, मील के पहले पत्थर भी इनकी रचना है। इसके अलावा अन्य रचनाओं में बात करें तो दूसरे ग्रह के गुप्तचर इनकी रचना है। इसके अलावा स्वान यात्रा इनकी रचना है। ठीक है, प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इनकी आपकी हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरिकृष्ण देवसरे के जन्म की, तो हरिकृष्ण देवसरे का जन्म जो है नागौद में हुआ था, जो आज कहां पर है, आपका सतना में है। ठीक है, नागौद कहां पर है, आपका सतना में है। ठीक है, इन्होंने 250 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। इसके साथ साथ पराग बाल पत्रिका के संपादन का कार्य किया है। ठीक है, पराग बाल पत्रिका। और एक चीज और हम आपको बता दें कि ये एक्चुअल में जो साहित्यकार हैं ये बाल साहित्यकार ही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बाल साहित्यकार हैं। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बाल साहित्यकार है। बाल साहित्यकार यानी कि बालकों के लिए जो साहित्य सृजन करते हैं। ठीक है, जैसे कहानियां बनाना, जैसे आपकी जो पराग पत्रिका है, छोटी छोटी कहानियां दी जाती थी ताकि बच्चों का एक मानसिक विकास हो सके। प्रभुदयाल श्रीवास्तव की बात करें तो प्रभुदयाल श्रीवास्तव का संबंध है दमोह से। इनका जन्म दमोह जिले में हुआ था। दमोह में एक धर्मपुरा करके एक जगह है, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये भी मध्य प्रदेश के हैं। श्री कृष्ण सरल का जन्म हुआ था अशोकनगर जिले में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अनिल माधव दवे, ये मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय पर्यावरणविद आप समझ सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, पर्यावरण मंत्री ये रहे हैं। और इनका आई थिंक 2016 या 17 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, और अनिल माधव दवे के बारे में बता दें, ये भी एक तरीके से आप इनको साहित्यकार समझ सकते हैं। राज्यसभा से सांसद थे मध्य प्रदेश से। ठीक है, राज्यसभा से सांसद थे ये मध्य प्रदेश से। दूसरी चीज, इनका जन्म हुआ था बड़नगर में। ये वही बड़नगर है जहां पर कवि प्रदीप का जन्म हुआ था। ठीक है, बड़नगर कहां पर है, आपका बड़नगर है उज्जैन में। और यही कहां किसका जन्म हुआ था, यही जन्म हुआ था कवि
प्रदीप। कवि प्रदीप वो हैं जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों, ये जो पंक्तियां हैं ये इन्हीं की है। जो गाना है जो लता जी ने गाया था ये इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। अनिल माधव दवे की अगर कुछ रचनाओं की बात करें तो बहुत बड़े साहित्यकार तो ये नहीं थे, लेकिन कुछ रचनाएं इन्होंने करी हैं, जैसे आपकी नर्मदा समग्र, ठीक है, नर्मदा समग्र, ये 2009 में प्रकाशित हुआ था। शिवाजी बसुराज, ठीक है, सृजन से विसर्जन तक, ये इनकी कुछ ऐसी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो आपकी हो जाती। तो ये पूरी जानकारी इससे रिलेटेड आपकी हो जाएगी। आज के लिए आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से मोहिनी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तीसरा प्रश्न है किस वर्ष जबलपुर नगर निगम का गठन किया गया था? चौथा प्रश्न है किस खेल से असलम शेर खां का संबंध है? ये 4 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। देखिए आज के जो कल का जो वीडियो है उसके अंदर मैंने थोड़े से अलग हट के क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की भी तैयारी आपकी होगी, लेकिन आप थोड़ा नेट पे जाएं, बुक्स को जाके सर्च करें ताकि आपको इस प्रकार का जो कंटेंट है वो मिल सके, ठीक है। क्योंकि ऐसी 1-2 प्रश्न ही होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो अब जैसे ज्यादातर जो कंटेंट होता है, अगर मान लीजिए एमपी जीके का ही कंटेंट है तो एटलीस्ट एमपी जीके के अगर 30 प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं तो कम से कम ये टारगेट बना के चलें कि 27 से 28 प्रश्न हमें करने ही करने हैं, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। एक एग्जाम में स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एग्जाम की अगर स्ट्रेटेजी बना के अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आपको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। अलग कंटेंट जो है वो आपको कंटिन्यूसली मैं दे रहा हूं, जो आपको एग्जाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि आपके कंटेंट से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में, अभी जेल प्रहरी में आप ये मान के चलिए कि ऑन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। उस सारा का सारा कंटेंट जो है आपको यहीं पीडीएफ से मिला है। तो पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। 6th मंथ का एडिशन भी अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 6th मंथ का एडिशन जनवरी 2021 में आपको मिलेगा। ये कुछ विज्ञान के भी नोट्स हैं जो आपको काफी फायदा करेंगे। एक और चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि साइंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है लोगों को भी जेल प्रहरी के एग्जाम में। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि साइंस का केवल एक ही तोड़ है व्यापम का, वो है एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो आपसे साइंस बनेगी। और इस बार जो जेल प्रहरी के जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो साइंस पूछी गई है वो एनसीईआरटी से ही पूछी गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के भी पूछा गया है। मतलब आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है लेकिन उनसे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी कम से कम ये मान के चलो 6 से 10th तक की जो एनसीईआरटी है वो कम से कम आप 3 से 4 बार पढ़ें, ठीक है। देखिए बच्चों की किताबें हैं, इनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इवन इनमें जो क्रियाकलाप दिए रहते हैं वो क्रियाकलाप भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने हैं, क्योंकि उन क्रियाकलाप से भी कई चीजों को समझाया गया है, या उन क्रियाकलाप की जो समरी बाद में दी रखी होती है उस समरी को भी आपको पढ़ना है। मैंने एनसीईआरटी की क्लास 8th के कुछ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको व्यापम के लिए उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो पंडित सतीश व्यास, इनको अभी हाल में 2020 का तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है। और इससे पहले 2019 का जो तानसेन सम्मान था वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था पंडित विद्याधर व्यास को। ध्यान रखिए, पंडित विद्याधर व्यास को 2019 का तानसेन सम्मान दिया गया था। यहां पे अगर हम बात करें कि संतूर वादक हैं पंडित सतीश व्यास, और इनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? आज ही इनको सम्मानित किया जाएगा, यानी 26 दिसंबर से तानसेन समारोह स्टार्ट हो रहा है, 30 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, 5 दिवसीय तानसेन संगीत समारोह होता है। कहां पर होता है? ग्वालियर में होता है, ठीक है। यहां पर तानसेन का जन्म हुआ था, बेहट करके एक जगह थी, वहां पर तानसेन का जन्म हुआ था। वहीं तानसेन की जो समाधि है वहां पर आपका तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। अभी 26 से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है।
तो ये भी ध्यान रखना है। पिछले साल किसको मिला था? पंडित विद्याधर व्यास को मिला था। देखिए प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस जो अवार्ड्स हैं, कम से कम 3 से 4 साल तक के अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। वो इसलिए याद रखने हैं क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं इनमें से किसे तानसेन सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको एग्जाम की तैयारी हर पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। देखिए तानसेन सम्मान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1980-81 में तानसेन सम्मान की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान जो कलाकार देते हैं उनको यह सम्मान दिया जाता है। और इसके अंतर्गत अभी जो संतूर वादक पंडित सतीश व्यास हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, संतूर वादक हैं, इनको ये सम्मान दिया गया। इसके अंतर्गत इनको 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि दी गई है। कितना? 2 लाख रुपए। सम्मान पटका, शॉल और श्रीफल भी इनको प्रदान किए गए। इसी प्रकार राजा मानसिंह तोमर सम्मान भी इसी समारोह के अंतर्गत दिया जाता है। और राजा मानसिंह तोमर सम्मान के अंतर्गत एक संस्था को जनरली ये दिया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि दी जाती है, सम्मान पट्टिका दी जाती है, शॉल और श्रीफल इनको प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो अभिनव कला परिषद जो है, ध्यान रखिए, अभिनव कला परिषद ये भोपाल की एक कला परिषद है। इसको राजा मानसिंह तोमर सम्मान के लिए इस वर्ष 2020 के लिए चुना गया है। चलिए कमेंट करके बताइए कि 2019 के लिए मानसिंह तोमर सम्मान किसको दिया गया था? 2019 के लिए मानसिंह तोमर सम्मान किसको दिया गया था? ठीक है, इसमें तबला वादक सुरेश टोंड जो हैं, इनके द्वारा इस परिषद की स्थापना करी गई थी। 52 वर्षों से संस्कृति के क्षेत्र में यह संस्था काम कर रही है। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित है ये ध्यान रखिए, रट लीजिए इसको कि किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, पद्मश्री हैं संतूर वादक पंडित सतीश व्यास और एक चेंबूर के रहने वाले हैं। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय गायक CR व्यास के पुत्र हैं। CR व्यास वही CR व्यास हैं जिनको वर्ष 1999 में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2018-19 का जो तानसेन सम्मान है वो सितार वादक ही थी मंजू मेहता, उनको दिया गया था। इससे पहले 2017-18 का जो तानसेन सम्मान है वो उल्लास कशालकर को दिया गया था शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। इससे पहले 2016-17 का दिया गया था पखावज वादक डालचंद शर्मा को। तो इतना आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में मेडिकल एवं इंडस्ट्रियल गैस प्लांट लगाया जा रहा है? तो होशंगाबाद है जहां पर मेडिकल एवं इंडस्ट्रियल गैस प्लांट लगाया जा रहा है। होशंगाबाद जिले का जो औद्योगिक क्षेत्र है मोहासा बाबई। ठीक है, ध्यान रखिए यहां पर एक कोका कोला का प्लांट भी है। ठीक है, ध्यान रखिए 2017 में ये प्लांट बनाया गया था। मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस प्लांट यहां पर लगाया जा रहा है। ठीक है, मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल मतलब मेडिकल पर्पसेस के लिए वो गैस यूज होगी और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होगी। जैसे ऑक्सीजन है आपकी, तो इसका यूज मेडिकल पर्पज के लिए होगा। मैसर्स इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ये कंपनी है जो 150 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट को लगा रही है। इसके अंदर मेडिकल ऑक्सीजन 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन बनाई जाएगी, नाइट्रोजन गैस 54 मीट्रिक टन बनाई जाएगी और ऑर्गन गैस 6 मीट्रिक टन प्रतिदिन बनाई जाएगी। इसका उत्पादन इतना किया जाएगा। मेडिकल ऑक्सीजन जो है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी यूज होगी, इसके साथ मेडिकल पर्पज के लिए भी यूज होगी। इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस प्लांट की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल को औद्योगिक क्षेत्र मोहासा में 4.5 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इतने हेक्टेयर में ये बनाया गया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट को बनाया गया। किसने बनाया? मैसर्स इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने इसको बनाया। कहां बनाया? मोहासा बाबई में बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिए इतनी सारी चीजें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई है? तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर जो हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है इसकी शुरुआत करी गई है। यहां पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उमरिया जिला है वहां पर आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। 1968 में बांधवगढ़ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। बाद में इसको 1994 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ध्यान रखिए टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था इसको 1994 में। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? ज्यादा नहीं है, 433 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ये वही राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसी के अंदर बांधवगढ़ का किला स्थित है।
इसी के अंदर से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी। कौन सी नदी है? चरण गंगा नदी इसी के अंदर से प्रवाहित होती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जितने भी हम बता रहे हैं आपको सारे आपको याद रखना है। ये वही राष्ट्रीय उद्यान है आपका जो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए आपका ये फेमस है। ठीक है, और राज्य का मध्य प्रदेश का सबसे मतलब ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। ठीक है, टाइगर डेंसिटी जिसको हम कह सकते हैं, टाइगर डेंसिटी यहां पर सबसे ज्यादा नहीं, पर स्क्वायर किलोमीटर यहां पर टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और एक सीता बाघिन के बारे में आपने सुना होगा। सीता बाघिन जो थी, जो नेशनल ज्योग्राफिक के मैगजीन के कवर पेज पर जिसकी फोटो आई थी वो इसी के अंदर थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और यहां पे हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू करी गई है। बलून वाइल्ड लाइफ सफारी का मतलब आप समझ गए होंगे कि बलून जो होते हैं जिनमें गर्म हवा भरी जाती है पर वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना, तो उनसे इसमें सफारी की जाएगी। वन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के विजय शाह ने इसकी शुरुआत करी है। स्काई वर्ल्ड्स कंपनी ये पिछले 12 साल से काम कर रही है। स्काई वर्ल्ड्स कंपनी को प्रदेश सरकार ने हॉट एयर बलून सफारी का लाइसेंस दिया हुआ है। और ये जो बलून सफारी की शुरुआत करी गई है, ये करी गई है बफर में सफर योजना के अंतर्गत। बफर में सफर योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसी प्रकार की चीजों को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही, ताकि पर्यटन को जो आपका उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है या आपके जो अभयारण्य है उनके अंदर इस तरीके की चीजों को, पर्यटन को प्रमोट करने के लिए चलाया जाए। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व इनके अंदर भी इस प्रकार का हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू किया जाए। आपको पता होगा विजय शाह ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में नाइट सफारी प्रारंभ करने की घोषणा भी की हुई है। ठीक है, तो ये पूरा अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश का विमोचन किसने किया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक का संपादन किया है इतिहासकार R.K. शर्मा। R.K. शर्मा के बारे में आपने काफी सुना होगा। ठीक है, और यहां पे हम आपको बता दें कि ये जबलपुर के हैं और डॉक्टर शंभू दयाल गुरु ये भोपाल के हैं। ठीक है, R.K. शर्मा जबलपुर के हैं और आपके शंभू दयाल गुरु भोपाल के हैं। और इसका जो प्रकाशन है वो किसने किया है? प्रकाशन किया है इनटेक ने। इनटेक क्या है? इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज संस्था। ठीक है, इसके द्वारा इसकी जो शुरुआत है वो करी गई है। इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के करीब 1000 स्थानों के नामकरण से संबंधित जानकारी संकलित की गई है और प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन अपने आप में अच्छा खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने सभी शासकीय कार्यक्रम बेटियों की पूजा से आरंभ करने के निर्देश दिए हैं? तो आपको पता है 15 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा करी थी कि जो मतलब कोई भी शासकीय कार्यक्रम होगा वो बेटियों की पूजा से ही आरंभ किया जाएगा। तो ऐसा निर्णय सरकार ने लिया था। तो मध्य प्रदेश सरकार के एक निर्णय के अनुसार सभी शासकीय कार्यक्रम बेटियों की पूजा से आरंभ किया जाएंगे। कन्या पूजन, ठीक है ना, कन्या पूजन किया जाएगा। जैसे कोई भी शासकीय कार्यक्रम हो, जैसे भूमि पूजन किया जाता है, ऐसी कन्या पूजन किया जाएगा। अभी हाल ही में उन्होंने कन्या पूजन इस तरीके का किया भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 15 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है। शासन के समस्त विभागों, जिलों को उक्त निर्णय का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। सभी विभाग और सभी जिलों के कलेक्टर्स को ये भेज दिया गया है, इस तरीके का आदेश भेज दिया गया है। तो गाइस, ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।